नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। देश के 77वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सेना बैंड की राष्ट्रीय सलामी ली। भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों ने कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा की। पीएम मोदी राजस्थानी साफा पहने नजर आए। देश भर से लगभग 1800 लोगों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इनमें सरपंच, जीवंत गांवों के प्रतिनिधि, किसान संगठन, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नर्स और मछुआरे शामिल थे। देश की 140 करोड़ जनता को आज़ादी के महान पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत वीरों के बलिदान और योगदान का स्मरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वर्ष रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष मीराबाई के 525 वर्ष का भी वर्ष है। इस बार 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हिंसा के दौर और मां बहनों के साथ अत्याचार पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जब अमृतकाल का पहला वर्ष है। इस कालखंड में उठाए गए कदम त्याग और तपस्या आने वाले 1000 साल के इतिहास का निर्माण करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से निकलकर देश आज जी जान से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना और सामर्थ्य के प्रति नई आशा और विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज पुरानी सोच और पुराने ढर्रों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। बड़ा सोचना, दूर की सोचना हमारी सरकार की कार्यशैली रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज करीब 5000 अमृत सरोवरों पर कार्य हो रहा है। 18000 गांवों तक बिजली पहुंचाने जैसे सभी लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में लगभग 10 करोड़ लोगों के नाम पर किए जा रहे फर्जीवाड़े को रोकने का पवित्र काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 वर्ल्ड, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि CDRI समाधान के रूप में दुनिया को उपलब्ध कराया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व मंगल की नींव डाल रहा है। इसे आगे बढ़ाने के लिए सबको प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी को ऐसा समृद्ध और संतुलित देश देना है जिसमें उन्हें छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए संघर्ष न करना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्ष में कुछ कुरीतियों ने हमारे जीवन में घर बना लिया है। इनमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण 3 प्रमुख बुराई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आगे बढ़ना है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी होगी। परिवारवाद ने देश को जकड़ कर रखा है। तुष्टीकरण ने हमारे राष्ट्रीय चरित्र को तहस नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद और तुष्टीकरण की बुराई लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल परिवार को परिवार के लिए परिवार द्वारा के मंत्र पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की सोच और राजनीति ने सामाजिक न्याय पर कुठाराघात किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में किए गए वादों को पूरा करने के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि 2019 में परफॉर्मेंस के कारण लोगों ने समर्थन दिया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को सस्ता यूरिया उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन से लाखों जवानों को लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। पीएम ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर पारंपरिक औजार बनाने वाले वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना की शुरुआत करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए से होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 5G की सेवा शुरू की गई है और ये 700 से अधिक जिलों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अब 6G पर भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इथेनॉल में ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है। देश में आतंकी घटनाओं में कमी आई है और नक्सली क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना लेकर चल रहे हैं। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में राष्ट्रीय चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संघ का निर्माण हो रहा है तो सेमीकंडक्टर का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का कोई भी भूभाग या तबका दुर्बल रहे तो सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 साल से नए संसद भवन पर चर्चा हो रही थी लेकिन काम कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने समय से पहले नए संसद भवन का निर्माण करवा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नई योजना पर काम कर रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ड्रोन दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कार्यों में ड्रोन को लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 15,000 महिला स्व सहायता समूह के साथ ड्रोन की सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम महिला केंद्रित विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं अब अंतरिक्ष और उद्योग सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों समेत कुछ विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दूसरे को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर में ध्वजारोहण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में ध्वजारोहण किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेन्नई में ध्वजारोहण किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटियाला में ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में ध्वजारोहण किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुवाहाटी में ध्वजारोहण किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर पीडी मिश्रा सेवानिवृत्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया और इसके बाद उन्होंने लेह में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर वलसाड में तिरंगा फहराया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 अगस्त के अवसर पर किसान उत्पादक संगठनों और पीएम किसान लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि केंद्र प्रेरित योजनाओं का फायदा लेकर आज देश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्राम प्रधानों से मुलाकात की। बैठक में ग्राम प्रधानों ने गांवों से जुड़े विषयों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, जिसके लिए कारगिल और लेह लद्दाख में नए स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के जवानों द्वारा पानी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। भारत पाकिस्तान सीमा अटारी वाघा बॉर्डर पर भी जश्न आजादी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। अटारी वाघा बॉर्डर पर शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। सीमा पर जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसरो हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सबको इंतजार है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने देश भर से आए हस्तशिल्पकारों, बुनकरों और छोटे कारीगरों को अपने निवास पर मिलने के लिए बुलाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इस मुलाकात के दौरान सभी कारीगरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और देश की तरक्की में एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले कारीगरों, उद्यमियों का अहम योगदान है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को निधन हो गया। डॉक्टर पाठक ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलभ शौचालय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके निधन को देश के लिए एक गहरी क्षति बताया। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एनडीएनओसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के बीच सोमवार को एक नए लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेनदेन हुआ। इस लेनदेन में लगभग 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की बिक्री शामिल थी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय दूतावास ने कहा कि लेनदेन के लिए भारतीय रुपये और यूएई दिरहम दोनों का इस्तेमाल किया गया था। भारत और यूएई के बीच तेल और गैस के मजबूत संबंध हैं और यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक प्रमुख भागीदार है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार की रीढ़ है। यूएई कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और भारत के लिए एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। एलसीएस तंत्र की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में 15 जुलाई 2023 को सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए एक रूपरेखा तंत्र की स्थापना पर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन के तहत की गई। ये भारत का पहला एलसीएस है और इससे लेनदेन लागत और समय कम होने और स्थानीय मुद्राओं पर निर्भरता बढ़ने की उम्मीद है। इससे सीईपीए से प्राप्त होने वाली तरजीही शर्तों में और इजाफा होगा। इसके लिए व्यापारी आपसी समझौते के आधार पर भुगतान मुद्रा चुन सकते हैं। आज का तेल लेनदेन एलसीएस के तहत दूसरा बड़ा लेनदेन था। पहला लेनदेन 15 जुलाई को समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान के दिन हुआ था।
अमेरिका और भारत के रिश्तों में मजबूती की नई इबारत लिखने की तैयारी है। अमेरिकी संसद में भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के राष्ट्रीय उत्सव दिवस के रूप में घोषित करने की मांग की गई है। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय मूल के अमेरिकी सरकारी अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में देश की विविधता को समृद्ध करने में योगदान देते हैं। प्रस्ताव इस विश्वास को व्यक्त करता है कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी वैश्विक लोकतंत्र को आगे बढ़ाती रहेगी और सभी देशों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया में 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। ट्रंप के साथ साथ 18 सहयोगियों को भी आरोपी बनाया गया है। ट्रंप पर राज्य में 2020 के चुनाव में उनकी हार को अवैध रूप से पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाने वाला ये चौथा आपराधिक मामला है। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडिशा पर रूस ने पूरी रात हमले किए। वहीं यूक्रेन एयरफोर्स ने रूस के 15 ड्रोन और 8 कैलिबर मिसाइलों को नाकाम करने का दावा किया है। रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिशों के बीच चीन के रक्षा मंत्री समर्थन में रूस और बेलारूस की यात्रा कर रहे हैं। रूस के दक्षिणी दागिस्तान क्षेत्र की राजधानी मखालकचा के गैस स्टेशन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। घटना में 66 लोग घायल भी हुए हैं। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 2-1 से हराने में सफलता पाई। यह पहला मौका है जब स्पेन ने महिला विश्व कप के फाइनल में स्थान बनाया है। मैच के अंतिम 10 मिनट में 3 गोल देखने को मिले। स्पेन ने 81वें मिनट में पहला गोल करके बढ़त बना ली। हालांकि 88वें मिनट में स्वीडन ने गोल करके मैच को बराबर कर दिया। अगले ही मिनट में स्पेन ने फिर से हमला बोला और कार्मोना ने गोल करके टीम को 2-1 से जीत दिला दी। महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बुधवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा। दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीतकर पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की होगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट अगले महीने हांगझू में होने वाले एशियाई खेलों से बाहर हो गई हैं। विनेश ने घुटने में लगी चोट की वजह से एशियाई खेलों से हटने का फैसला किया। फोगाट को ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई थी। विनेश फोगाट की 17 अगस्त को मुंबई में सर्जरी होगी। उन्होंने जकार्ता में 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वनडे और टी20 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को लंबा करने के लिए उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का फैसला किया है। हसरंगा ने केवल 4 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 196 रन बनाए और 4 विकेट लिए हैं। उन्होंने दिसंबर 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया। आईसीसी ने जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नामों का खुलासा किया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने एशेज सीरीज में गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन करके आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। एशले गार्डनर ने महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम किया। वो लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम रवाना हो गई है। भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस दौरे पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हो रही है और उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड 2003 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों के बीच चर्चा के बाद यह फैसला किया गया। ये 4 दिवसीय टेस्ट मैच मई 2025 में खेला जाएगा, जिसके मैच स्थल की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। टीम के कप्तान पैट कमिंस विश्व कप से ठीक पहले होने वाली वनडे सीरीज में खेल सकते हैं। कमिंस को एशेज टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में चोट लगी थी। अनुभवी अभिनेत्री सायरा बानो ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने पति और महान अभिनेता दिलीप कुमार को याद किया। सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म कर्मा, नया दौर और लीडर की क्लिप के साथ एक वीडियो भी साझा किया। 4 दिन में गदर 2 ने 173 करोड़ कमाए। गदर 2 सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। चौथे दिन गदर 2 ने कमाए 39 करोड़। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पहली बायो साइंस फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम द वैक्सीन वॉर है। प्रभास की इस फिल्म की सालार से टक्कर होने वाली है।
80 की उम्र में भी महानायक अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं। बेटे अभिषेक ने बोला कि पापा को काम से मोहब्बत है, इसलिए उन्हें वर्कलोड फील नहीं होता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।